आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 10 का रिमेनिंग पोर्शन है। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लें कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप पे, ऐसे ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद एन ओवरव्यू। अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया था, इसकी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, और फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस देखा था। फिर हमने एक प्रोसेस की बात की थी जिसमें हमने देखा था कि इसके 4 स्टेप हैं, और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर्स करते क्या हैं और किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल इश्यूज उनको जो है फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि जब आपने कोई एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो उसकी प्लानिंग में आपको क्या इश्यूज आते हैं। इसमें हमने देखा था कि आपको इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ और कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं आप, और फिर आप फिजिबिलिटी ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं जिसमें आपकी आइडिया की फिजिबिलिटी होती है, उसकी कंपेटिटर्स की फिजिबिलिटी है। फिर आप फाइनेंसिंग ऑप्शंस देखते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, और फिर आप एक बिज़नेस प्लान डेवलप करते हैं। और उस बिज़नेस प्लान को डेवलप करने के लिए चंद एक चीज़ें जो आपको लिखनी पड़ती हैं, जिसमें आपके पास एग्जेक्टिव समरी है, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एनालिसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिज़नेस है, फाइनेंशियल डाटा प्रोजेक्शन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, और फिर शेयरिंग इकोनॉमी की बात की थी। फिर हमने जब प्लान कर लेते हैं तो फिर उस स्टार्ट बिज़नेस को हमने ऑर्गेनाइज करना होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज आते हैं। फिर लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, जनरल पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाय पार्टनरशिप है, कॉरपोरेशन क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन है, एस कॉरपोरेशन को डिस्कस किया था, एलएलसी को डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट को डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की, और उसमें फिर हमने आगे जाके देखा था कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जब आपने प्लान करना होता है तो बेसिकली यू स्टार्ट विद एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। और जब आप लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं फिर आपकी कोशिश होती है कि आपको छोड़ के ना जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉय रिटेंशन में बात कर रहे हैं। और जब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो सम टाइम्स यू आर सपोज टू चेंज योर पॉलिसीज़। वो जो चेंज को आपने इनिशिएट कैसे करना है वो हमने देखा था। और इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग इनोवेशन। तो इन सब के बाद हमारे पास जो मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन आता है वो लीडिंग है। अब उस लीडिंग को आज हम डिस्कस करेंगे, और लीडिंग में सबसे पहले आपका लीडरशिप की एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लीडरशिप एक्चुअली है क्या। वो जो लीडिंग है बेसिकली दैट इज़ टू इन्फ्लुएंस अदर्स। वो जो इन्फ्लुएंस करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इन्फ्लुएंस इस तरह से करना है कि लोग आपकी बात मान के काम करें। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो आपका गोल अचीवमेंट है, और आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से इस तरह से लोगों को लीड करना है, इन्फ्लुएंस करना है कि लोग अपना काम जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करें। अब इस चीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पर्सनालिटी करैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है। अब वो पर्सनालिटी के करैक्टर्स क्या हैं कि देयर आर एक्चुअली नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है वो प्रोएक्टिव पर्सनालिटी है। देखिए, दो किस्म की अप्रोचेज़ होती हैं, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, एक रीएक्टिव अप्रोच होती है। रिएक्टिव उसके नाम से ही मालूम, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जब आप चीज़ों को ठीक करने की या कोई ऐसी इकदाम करते हैं तो उस एक्शन का बेसिकली वो रिएक्शन होगा। और उसके ऑपोजिट आपका प्रोएक्टिव है कि आप इस तरह से काम करेंगे प्रॉब्लम्स के अपीयर होने से पहले ही आप चीज़ों को जो है वो ठीक कर लें। इसको हम प्रोएक्टिव बोलते हैं। और वो लोग, वो पर्सनालिटीज़ जो प्रोएक्टिवली परफॉर्म करते हैं उनको हम प्रोएक्टिव पर्सनालिटी का नाम देते हैं। अ पर्सनालिटी ट्रेट दैट डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल्स हु आर मोर प्रोन टू टेक एक्शंस टू इन्फ्लुएंस अदर इन टू इन्फ्लुएंस देयर इन्वायरमेंट्स। तो बजाय ये कि कोई प्रॉब्लम आए और बाद में आप रिएक्टिव पॉलिसीज़ या रिएक्टिव रिएक्शन दें उस पर,
तो बेहतर ये है कि आप पहले से चीज़ों को इस तरह से प्लान आउट करें कि आपकी वो पॉलिसीज़ लोगों के एनवायरनमेंट्स को जो है वो इफ़ेक्ट करें और लोग इफ़ेक्टिवली अपनी या जो अपने जो गोल्स हैं उनको वो अचीव कर सकें। और फिर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर होती है कि आप लोगों को कितना एम्पावर करते हैं। एम्पावर मतलब आप लोगों को कितना आज़ाद करते हैं कि वो डिसीजन ले सकें। लोगों को इस तरह से इंडिपेंडेंटली प्ले करने देना भी जो है वो आपकी जो लीडिंग क्वालिटी है उसमें फॉल करता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि लीडर्स ये कहते हैं कि जाएं जाके इस काम को खुद से परफॉर्म करें, एंड यू आर सपोज टू डू इट बाय योर सेल्फ एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस बाय योर सेल्फ। वो जो बाय योर सेल्फ है दैट इज़ बेसिकली एम्पावरमेंट। और वो एम्पावरमेंट आपको मोटिवेट करती है कि हाँ जी लोग मेरे पे जो है वो यकीन रखते हैं और वो उन्होंने मुझे डेलीगेशन ऑफ पावर दी है, तो आई एम सपोज टू मेक डिसीजंस। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप ज़्यादा कमिटेड होते हैं। जब आप ज़्यादा कमिटेड होते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस लेवल्स बढ़ जाते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर एज ए लीडर और उसकी चंद एक जो सब हेडिंग है वो यहाँ पे डिस्कस की हुई है उसने। लीडिंग द वेंचर, आपने अपना बिजनेस जो है वो खुद से जो है उसको लीड करना है। लीडिंग एम्प्लॉय वर्क टीम्स, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि आपने जब स्टाफ को हायर कर लेना है तो फिर आपने उस स्टाफ को जो है वो लीड भी करना है। और लीड आप किस तरह से करेंगे कि आप लोगों के ग्रुप्स बना देंगे, टीम्स बना देंगे और फिर आप उनको जो है वो लीड करेंगे। अब जब आप ये ग्रुप्स और टीम्स बना देते हैं तो आप जब उनको एम्पावर कर देते हैं, आप उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं, तो बेसिकली वो फिर उनकी एम्पावरमेंट कहलाती है। और इस तरह से आप अपनी टीम्स को लीड भी कर सकते हैं। और बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो जॉब परफॉर्मेंस है। और फिर आपके पास नंबर लास्ट यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ हैं। अभी आप ये देखें कि प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने जब मैनेजमेंट के फंक्शंस डिस्कस किए थे तो बेसिकली वी हैव 4 मेन फंक्शंस, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने बात की थी कि आपने यू आर सपोज टू प्लान, यू आर सपोज टू ऑर्गेनाइज, यू आर सपोज टू लीड एंड यू आर सपोज टू कंट्रोल। अब वो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल आपका यहाँ पे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर है। अब उस कंट्रोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी मैनेजिंग ग्रोथ है कि आपने अपने बिज़नेस की ग्रोथ को जो है वो किस तरह से मैनेज करना है। और ये वही ग्रोथ है जैसे मैंने जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर बेसिकली 4 फेजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन फेज़ है, फिर उसका ग्रोथ फेज़ है, फिर उसकी मेच्योरिटी है और फिर उसका डिक्लाइन है। तो जो ग्रोथ को बेसिकली मैनेज करना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो बिज़नेस है, वो जो आपके लोग हैं, वो जो आपका बिज़नेस है वो कितना अच्छा जो है वो ग्रो कर रहा है। और फिर उस ग्रोथ के लिए आप यू आर सपोज टू प्लान, और उस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए फिर आप उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जिससे आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करता रहे। और ऑब्वियसली जब आप बिज़नेस को प्लान करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू कंट्रोल योर ग्रोथ एज वेल। तो ये फिर आपको डिसाइड करना है कि आपने किस किस चीज़ को किस तरह से, किस पॉलिसी को कितना जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपके बिज़नेस जो है वो ग्रो करते रहें। अब उस ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि विद इन अ ग्रोथ सेक्शन यू आर सपोज टू प्लान, यू आर सपोज टू ऑर्गेनाइज एंड यू आर सपोज टू कंट्रोल। अब अगर आपने अपनी ग्रोथ को प्लान नहीं किया तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका क्या होगा कि एकदम से मार्केट में डिमांड बढ़ गई आपके प्रोडक्ट की और आपके पास पीछे रॉ मटेरियल नहीं था, जिसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। आपको पता था कि आपके बिज़नेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, बिज़नेस ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे और आपके पास आगे प्रोडक्ट ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। तो यू आर सपोज टू कंट्रोल, यू आर सपोज टू ऑर्गेनाइज एंड यू आर सपोज टू प्लान योर ग्रोथ एज वेल। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है वो है आपका मैनेजिंग डाउन टर्न्स। और जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि देर मस्ट बी
चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में अगर लॉस नहीं है, लॉस का फैक्टर नहीं है, तो फिर वो बिजनेस भी नहीं है, और फिर तो वो गैम्बलिंग है। तो जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ हमेशा डिस्कस करते हैं, तो रिस्क ऑफ लॉस जो है वो इज़ ऑलवेज़ देयर, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्राइसिस सिचुएशन को स्टडी करना है। ये फोर्सी करना जो है वो एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर की और मैनेजर की या एंटरप्रेन्योर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फॉल करता है। और वो यहाँ पे एक फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, बॉइल्ड फ्रॉग, अ पर्सपेक्टिव और रिकग्नाइजिंग परफॉर्मेंस डिक्लाइंस दैट सजेस्ट वॉचिंग आउट फॉर सबटली डिक्लाइनिंग सिचुएशंस। वो जो आपकी बेसिकली सिचुएशन वर्स होती जा रही है, उन वर्स सिचुएशंस को फोर्स ही करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर जब आप चीज़ों को फोर्स ही कर लेते हैं, आपको चीज़ों का पता चल जाता है, तो फिर उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो यू आर सपोज टू डू बाय योरसेल्फ। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ मिल के कर रहे होंगे। तो जब आप ये अपने क्राइसिस को मैनेज कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको जो मार्केट से थ्रेट्स मिले थे, उन थ्रेट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कैटर करके आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह से जब मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की बात करता है। लेकिन सक्सेसफुल लीडर, अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो उस थ्रेट को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो फिर वो स्वॉट नहीं रह जाता, फिर वो स्वॉक रह जाता है, SWOC। एंड दैट C बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर चैलेंज। आपने थ्रेट को एज ए चैलेंज लेना है, और जब आप एज ए चैलेंज किसी चीज़ को लेते हैं तो इधर यू विन और इधर यू लूज़। और अगर हम सिर्फ थ्रेट की बात करते हैं तो थ्रेट्स को हमेशा अवॉइड किया जाता है, लेकिन चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। और फिर एक्साइटिंग द वेंचर है। एक्साइटिंग द वेंचर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हार्वेस्टिंग है। दैट इज़ एक्साइटिंग द वेंचर व्हेन एन एंटरप्रेन्योर होप्स टू कैपिटलाइज फाइनेंशियली ऑन द इन्वेस्टिंग इन द वेंचर। और उसके चंद एक वेज हैं जिसमें वो तीन चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि आपके एसेट वैल्यूएशन है, अर्निंग वैल्यूएशन है और कैश फ्लो वैल्यूएशन है। तो दीज आर द बेसिकली 3 टेक्निक्स बाय विच यू कैन एक्चुअली एक्साइट योर वेंचर बाय हार्वेस्टिंग। और ये था आपका चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले ले, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। सो नो क्वेश्चंस। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 11 आपका बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का। अब वो जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या है, इस पर हम थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके 6 की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। और फिर हम कंट्रास्ट करेंगे मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स का, और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि बजाय ये कि हम इस पे पूरा एक वो करें, लेक्चर रखें, तो बेहतर होगा कि यहाँ से मैं आपको बताऊँ। अब आप ये देखें कि फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 10, सो वी हैव कवर्ड योर प्लानिंग सेक्शन। ये आपका पहला सेक्शन था, आपके पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था। तो आज से जो हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो आपका सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर आपका थर्ड आएगा लीडिंग, वो चैप्टर नंबर 14 से शुरू होगा। सो दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ 11, 12 एंड 13। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। इसमें जो सबसे पहले है आपके पास
और इसकी हम की टर्म्स पे ही रहेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा मेरा फोकस ये है, एम ये है कि हम सारे फंक्शंस को जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे एग्ज़ाम में जो है वो सिचुएशन क्या बन रही है, किस तरह से एग्ज़ाम ये लेते हैं और हमारे पास टाइम कितना है, लेकिन ये है कि जितना मैक्सिमम हम कवर कर सके हम करेंगे। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। अब वो जो मैनेजमेंट का ये फंक्शन है जिसमें आपने चीज़ों को अरेंज करना है, स्ट्रक्चर करना है, और इस अरेंजिंग और स्ट्रक्चरिंग का मकसद सिर्फ ये होगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बेसिकली अकम्प्लिश करना है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है? द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल design, creating or changing an organizational structure, work specialization during work activities into dividing work activities into separate job tasks। अब बेसिकली जो आपके पास इस सारी चीज़ में जो चीज़ सीखने की है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे जो है वो दी गई होगी, अगर मैं इसको ये देखें, द 5 कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेसिकली अब आपका ये जो चंद एक चार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि वो डिस्कस कर रहा है इनको इन सेंस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ की डिवीज़न इस तरह से की है कि वो एक ग्रुप की शेप इख्तियार कर जाएँ, तो उसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अब वो डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ़ वेज़। उसमें क्या है, सबसे पहले आप उनको फंक्शनल लेवल पर डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, आप उनको जियोग्राफिकल लेवल पर डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, आप उनको प्रोडक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, आप उनको प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, और इन द एंड आप उनको कस्टमर बेस्ड जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है, ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन योर फंक्शंस। जियोग्राफिकली मीन्स आपने इलाके के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है वो कर दिया, आपने अपनी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है वो अलग-अलग कर दिया, या आपने उनको प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग कर दिया, या आपने उनको कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग कर दिया। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है फंक्शनल लेवल। अब फंक्शनल लेवल बेसिकली नॉर्मली वो फंक्शंस जो आप अक्सर डिपार्टमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुनते हैं, जिसमें आप कहते हैं जी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। वो जो इस तरह से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो बेसिकली आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। उन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में देखें कि आपका टॉप पे प्लांट मैनेजर होगा और उसके अंडर आपके सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैनेजेरियल डिपार्ट आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, और परचेजिंग डिपार्टमेंट है। अब बेसिकली आपको मैं डिपार्टमेंट बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि जब आप इंडिविजुअल को डिस्कस करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका एक टॉप पे हेड होगा, उस हेड के नीचे जो है वो सब हेड्स होंगे। वो जो सब हेड्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का हेड होगा। इस चीज़ को बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोलते हैं, जिससे आपको चीज़ें वाज़े हो जाती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन क्या है, कि वो काम कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इनके प्लस और माइनसेस भी डिस्कस किए गए हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए गए हैं, लाइक एफिशिएंसीज फ्रॉम पुटिंग टुगेदर सिमिलर स्पेशलिटीज़ एंड पीपल विद कॉमन स्किल्स, नॉलेज एंड ओरिएंटेशंस, कोऑर्डिनेशन विद इन फंक्शनल एरिया, इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन इनके साथ साथ पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज, लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ योर जियोग्राफी, मतलब आपने इलाके के हिसाब से उनको जो है वो कर दिया। अब वो इलाके आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसको किस तरह से जो है वो डिवीजन करते हैं। नॉर्मली
जब आप किसी भी एरिया में बैठे हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उन एरियाज़ को डिवाइड किया हुआ होता है कि फ़लाँ एरिया इस बंदे का, फ़लाँ एरिया इस बंदे का, फ़लाँ एरिया इस बंदे का, और फ़लाँ जो है वो इस बंदे का। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो बेसिकली 4 रीजन्स आपको अक्सर तो सुनने को मिलते हैं। वो जो 4 रीजन्स बेसिकली क्या है, एक आपका वेस्टर्न रीजन है, एक आपका साउदर्न रीजन है, एक आपका मिड वेस्टर्न रीजन है, एक आपका ईस्टर्न रीजन है। और इसी अगर रीजन को अगर हम प्रोविंसेस का नाम दे दें तो वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगी, जिसको अगर हम सपोज ये कहते हैं कि जी सेल्स डायरेक्टर पंजाब, सेल्स डायरेक्टर सिंध, सेल्स डायरेक्टर केपीके, सेल्स डायरेक्टर का बलूचिस्तान, या सेल्स डायरेक्टर आपका जीबी गिलगित बल्तिस्तान। तो ये बेसिकली आप उसको जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी आप कर सकते हैं। और फिर आपके पास है यहाँ पे प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि आप उनको सेग्रीगेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। और उसमें कंपनी, सपोज कि ये कंपनी है और उसने मास ट्रांजिट सेक्टर एक तरफ कर दिया, रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर उसने दूसरी तरफ कर दिया, और रेल प्रोडक्ट सेक्टर जो है वो उसने तीसरी तरफ कर दिया। मास ट्रांजिट में आपके आगे 2 डिवीजन्स हैं, और रिक्रिएशनल यूटिलिटी के आगे आपके पास 4 डिवीजन्स हैं, और रेल सेक्टर के पास आगे आपके पास 1 डिवीजन है। तो ये बेसिकली आप इनको प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन है, कि आपने प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अलग-अलग कर दिया। अब प्रोसेस क्या है, सपोज़ कि हम ये कहते हैं कि अगर हम फैसलाबाद की बात करें और टेक्सटाइल की बात करें, तो किसी भी अगर टेक्सटाइल मिल की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम योर इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो जो रॉ मटेरियल का इनपुट होना है, वो आपका कपड़ा आएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से वो जाएगा अगले प्रोसेस में, जहाँ पे उसको जो है वो तैयार किया जाता है फर्दर उसकी डाइंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए। तो वो जो आपका वो प्रोसेस है वो एक अलहदा से सेपरेट डिपार्टमेंट है। फिर वहाँ से वो जाएगा ब्लीचिंग के लिए, वो आपका अलहदा से डिपार्टमेंट है। वहाँ से फिर वो जाएगा डाइंग के लिए, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। वहाँ से फिर वो जाएगा प्रिंटिंग के लिए, वो एक अलहदा डिपार्टमेंट है। वहाँ से वो जाएगा फिनिशिंग के लिए, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। वहाँ से फिर वो जाएगा आपके पैकिंग के लिए, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। वहाँ से फिर वो लॉजिस्टिक्स को चला जाएगा, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली आपने प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को, लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेग्रीगेट किया, तो दैट मीन्स यू हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन योर प्रोसेस। और फिर नंबर लास्ट आपके पास है यहाँ पे कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास या तो रिटेल का होगा, होलसेल का होगा, या आपके पास जो है वो पब्लिक सेक्टर का होगा, जिसको गवर्नमेंट अकाउंट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली आपने अगर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवीज़न है वो इस तरह से की हुई है कि बेस्ड ऑन योर कस्टमर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो आप इसको आजकल के सिनेरियो में ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने अगर अपनी डिवीज़न इस तरह से कर दी है कि जी ऑनलाइन कस्टमर्स अलहदा से डील होंगे, उनका मैनेजर अलहदा से काम करेगा, और जो ऑफलाइन है, जो स्टोर्स पे चीज़ें परचेज़ करते हैं, वो अलहदा से होंगे। तो आप अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में होता यही है कि ऑनलाइन का सेपरेट डिपार्टमेंट ही होता है जो चीज़ों को खुद से देख रहा होता है। तो ये बेसिकली चंद एक द टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन वी हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आपके पास आती है यहाँ पे चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड बेसिकली क्या है, अ लाइन ऑफ अथॉरिटी एक्सटेंडिंग अपर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स टू द लोअर लेवल विच क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू हूम। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब कभी भी आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 2 चीज़ें आपके पास अक्सर सुनने को मिलती है। चेन ऑफ कमांड की बात करें जी, वो चेन ऑफ कमांड बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपको बताता ये है कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्टिंग है, हु रिपोर्ट्स टू हूम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें याद करने का, कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये चेन ऑफ कमांड है।
उसमें फिर आ जाती है आपके पास चंद एक डेफिनेशंस हैं। अथॉरिटी है, द राइट्स इनहेरिट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। अथॉरिटी किसी भी एक मैनेजर की कि वो उसको किस तरह से जो है वो लोगों से काम ले सकता है। और फिर लाइन अथॉरिटी है, अथॉरिटी दैट एंटाइटल्स द मैनेजर टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय। और लाइन अथॉरिटी ये है कि एक मैनेजर जो है वो किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो कह सकता है कि यू आर सपोज टू डू दिस दिस वर्क टुडे एंड दिस वर्क टुमारो एंड दिस वर्क डे आफ्टर टुमारो। तो वो बेसिकली आपकी लाइन अथॉरिटी कहलाती है। फिर स्टाफ अथॉरिटी है, पोजीशंस with some authority that have been created to support, assist and advise those holding line authority। और स्टाफ अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो उन लोगों को डायरेक्शंस देती है जो लाइन अथॉरिटी को प्रैक्टिस करते हैं। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म एनी असाइंड ड्यूटी, दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिटी ऑफ कमांड, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट ईच पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन पर्सन। अगर आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को यू आर सपोज टू रिपोर्ट ओनली वन पर्सन, तो दैट मीन्स कि आप यूनिटी ऑफ कमांड पे जो है वो आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस किया हुआ है। और फिर ये आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज। वो जो चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये हमने जब शुरू में क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको तब भी जो एक्सप्लेन किया था कि एक बंदे के नीचे कितने बंदे काम करते हैं, उस चीज़ को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल का नाम देते हैं। और उन बंदों में से कौन किसको रिपोर्टिंग होगा, दैट इज़ कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। अब आप देखें स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि अगर आपका नंबर 1 पे आपका लेवल है तो आपके नीचे 4 बंदे होंगे, उस 4 के नीचे 4 4 4 होंगे तो वो 16 हो जाएंगे, उन 16 के नीचे फिर 4 4 4 होंगे तो वो 64 हो जाएंगे। इसके अगेंस्ट अगर हम स्पैन ऑफ 8 की बात करें इन कंपैरिजन टू स्पैन ऑफ 4, तो एक बंदे के नीचे कितने बंदे होंगे, 8। अब उन हर 8 के नीचे 8 8 बंदे काम कर रहे होंगे, वो 64 हो जाएंगे। उन 64 के नीचे अगर फिर 8 8 बंदे काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि फिर वो 512 बंदे होंगे। और ये वो डिफरेंस है आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल का। अगर आप देखें तो अगर आपने स्पैन ऑफ 4 में 4th पोजीशन पे हैं तो आपके नीचे 64 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चौथी पोजीशन पे स्पैन ऑफ 8 में हैं तो फिर आपके नीचे 512 बंदे काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस इज़। तो जो आपका स्पैन ऑफ 4 और स्पैन ऑफ 8 है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करना है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि यू आर सपोज टू हैव ओनली स्पैन ऑफ 4 एंड स्पैन ऑफ 8। स्पैन ऑफ 3 हो सकता है, स्पैन ऑफ 5 हो सकता है, स्पैन ऑफ 2 हो सकता है। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि हाउ दे एक्चुअली डिसाइड कि हमें किस लेवल तक जो है वो जाना है। और फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन ये है, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज़ कंसनट्रेटेड एट अपर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्ड से ही इसको याद रखें, सेंट्रलाइज्ड है, एक पॉइंट पे डिसीजंस होते हैं। और इसी के ऑपोजिट डिसेंट्रलाइज्ड है कि जो डिफरेंट लेवल्स पे डिसीजन हो रहे हैं। अगर आप देखें तो डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज़ कंसनट्रेटेड एट अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो भी डिसीजन होंगे वो डीन साहब लेंगे। इसको अगर हम क्या इसको अगर वहाँ पे सारे के सारे डिसीजन जो है वो डीन साहब ले रहे हैं या डायरेक्टर ले रहे हैं तो फिर वो सेंट्रलाइज्ड है। और अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, जैसे आपके 3 डिवीजन्स हैं, मार्केटिंग है, आपकी फाइनेंस है और आपकी मैनेजमेंट डिवीजन है, और अगर वो डिवीजन्स अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड इनपुट और एक्चुअली मेक डिसीजंस, तो बेसिकली वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का होना आपकी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को भी शो करता है, दैट इज़ गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट ही है।
कि आप जब लोगों को एम्पावर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। तो ये एक एग्जिबिट यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि मोर सेंट्रलाइजेशन होगी तो एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट कैपेबल और एक्सपीरियंस एट मेकिंग डिसीजंस एट अपर लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स डू नॉट वांट टू से इन डिसीजंस। तो ये बेसिकली उसका एक कंपैरिजन दिया गया है सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। फिर आपके पास है यहाँ पे formalization, how standardized an organization's job are and the extent to which employees behavior is guided by the rules and procedures। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि हर बंदे को उस ही तरीके से जो है वो काम करना है जो तरीका ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइडेड है, तो उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन का नाम देते हैं। और अगर आपने उस स्टैंडर्डाइजेशन को सारे एम्प्लॉयज़ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है बेस्ड ऑन योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फिर वो आपका फॉर्मलाइजेशन भी कहलाता है। क्लियर हो गया जी। और मेरा ख्याल है कि आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इसको आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक नज़र इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। ये आपकी बेसिक्स हैं मैनेजमेंट की, ये आगे चल के आपका सारा बीबीए इस एक सिंगल बुक पे खड़ा होगा। तो आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज़ इनको पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिक्स क्या हैं। अगर आपकी बेसिक्स यहाँ पे ठीक नहीं होंगी तो आगे आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स की समझ नहीं आएगी। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो आप एक नज़र पढ़ लें। कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो क्वेश्चन भी करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ों की समझ आएगी। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन अगर है तो वो क्वेश्चन ले लें।